नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं आदरणीय संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। तमाम दर्शकों को नमस्कार। एक ऐसी खबर लेकर आए हैं, जब हम लोग आते हैं तो फिर कुछ सनसनीखेज लेकर आते हैं और उस सनसनीखेज का तारतम्य आपको बताना है। परिणाम क्या होता है, ये मुलाकात, बातचीत, ये बाद का दायरा तय होता है। लेकिन अभी अभी पता चला कि आज वसुंधरा राजे जी से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की 20 मिनट की बंद कमरे में गहन मंत्रणा हुई है। जी हां, गहन मंत्रणा। कब? जब चर्चा है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना है। चर्चा है 17 सितंबर की। हो सकता है बाहर कुछ और प्रस्ताव हो, लेकिन अंदर खाने ये खबर उठ चुकी है और मौजूदा स्थितियों में इसे कई तरीके से प्रधानमंत्री रोकने का प्रयास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे गाली दी, मेरी मां को गाली दी, ये सब चीजें हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर भी सब कुछ सामान्य नहीं है। उठापटक मची हुई है। गडकरी योगी जी को धमका रहे हैं, गडकरी मोदी जी को धमका रहे हैं। मोदी जी अपनी टीम के जरिए उनके बच्चे के कारनामे खुलवा रहे हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे को मध्य प्रदेश क्रिकेट बोर्ड का अकेडमी का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। मतलब सब कुछ सामान्य नहीं है। अपना अपने दाव पे उधर फडणवीस मराठा आंदोलन में फंसे पड़े हैं। भाजपा वहां हैरान है कि फडणवीस को कैसे बनाए रखें। इसमें भी भाजपा की दो चाल हो सकती है कि मराठा आंदोलन तेज कर दो, आरएसएस के चहेते फडणवीस पद से हटेंगे तो फिर मेरी बातें मानी जाएंगी। मैं इन सब चीजों को बड़ी गहन दृष्टि से देख रहा हूं, तो समझ में ये सब चीजें आ रही। मुद्दा यह है कि भागवत और वसुंधरा की मुलाकात, बीजेपी के बिगड़े पड़े हैं पूरे हालात। मोदी शाह खेमे, योगी खेमे, सब में हड़कंप मचा हुआ है। सबको ताकीद मिली है दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। उन्होंने कहा नाम बदलने से क्या होता है, योगी आदित्यनाथ को संदेश था। मस्जिद में मंदिर क्यों खोज रहे हो, योगी आदित्यनाथ को संदेश था। तो पाठक जी इस मुलाकात को कैसे देख रहे हैं? बड़ी गंभीर चर्चा है। पूरा देश इस चर्चा पर हैरान है। इस मुलाकात पर, चर्चा पर नहीं, इस मुलाकात पर हैरान है। देखिए शिव जी, सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को नमस्कार और आभार। अगले कुछ मिनट तक हमारे साथ बने रहिएगा। इस देश की राजनीति की सबसे बड़ी हलचल से जुड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। देश की सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। याद कीजिएगा, मोहन भागवत ने यह कहा था कि हम तय करते तो इतना समय लगता क्या। ऐसा लग रहा था कि वो खींच निकाल रहे हैं। तय तो वो करना चाह रहे थे, लेकिन वो तय कर नहीं पा रहे थे। और ये तस्वीरें जो निकल कर आई है, पुरानी तस्वीरें हैं, आप इनको फाइल शॉट्स को देख सकते हैं। लेकिन जो मुलाकात हुई अकेले में, ये मुलाकात 20 मिनट 25 मिनट के बीच की मुलाकात हुई। और इस मुलाकात में क्या कुछ निकल कर सामने आया, क्या कुछ बातें हुई, इसको लेकर स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया। लेकिन आप जरा देखिए, 48 घंटे बाद, बल्कि अब तो 48 घंटे बहुत ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, 40-42 घंटे बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बड़ी बैठक होने वाली है राजस्थान। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस बड़ी बैठक के लिए मोहन भागवत समेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम पदाधिकारी जो है वो पहुंचे हुए हैं। और वो कहां रुके हुए हैं? ये लाल सागर स्थित आदर्श विद्या मंदिर में रुके हुए हैं। और वहीं पर जाकर जोधपुर के लाल सागर स्थित आदर्श विद्या मंदिर में जाकर ही राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने मुलाकात। और ये समीकरण देखिए, ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया पिछले 2 दिनों से पश्चिम राजस्थान के दौरे पर है। और सोमवार देर रात को वसुंधरा राजे जोधपुर पहुंची और अजीत भवन में रात्रि विश्राम किया। और मंगलवार को जैसलमेर के मोहनगढ़ पहुंची, जहां पर कर्नल सोनाराम के परिवार को जो उनके निधन की उन्होंने सांत्वना दी। कर्नल सोनाराम शायद पूर्व सांसद है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो उनको उन्होंने
एक तरह से सांत्वना दी उनके परिवार को। और जब मोहनगढ़ से जब वो वापस आ रही थी तो बाबा रामदेव की समाधि रामदेवरा में रुकी, पूजा अर्चना की, और मंगलवार देर रात को वहां से निकल गई थी वो। लेकिन मंगलवार देर रात को वसुंधरा राजे सिंधिया दोबारा जो है वो जोधपुर पहुंची, और बुधवार को सुबह लाल सागर स्थित आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलने के लिए, जिस स्कूल का मैंने जिक्र किया, वहां पहुंची, और लगभग 20 से 25 मिनट तक दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। सामान्य मुलाकात नहीं थी। पहले देश की राजधानी दिल्ली में केशव कुंज में शिवराज सिंह चौहान के साथ मुलाकात, विज्ञान भवन में 3 दिवसीय प्रबोधन यानी लेक्चर सीरीज का आयोजन, उसके बाद 3 दिनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किस तरह की बातें कहना वो हमने आपने तमाम लोगों ने सुना, उसको दोहराने का कोई मतलब नहीं। एक तीखा संदेश देते हुए नजर आ रहे थे। और फिर उसके बाद जब जोधपुर पहुंचे वो बैठक के लिए, एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होने हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन महासचिव बीएल संतोष भी शामिल, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसमें स्वदेशी जागरण मंच, जिसमें भारतीय किसान संघ, जिसमें विश्व हिंदू परिषद समेत संघ से जुड़े तमाम 32 संगठनों के नेता शामिल होने हैं। जाहिर तौर पर देश की राजनीति के भविष्य की दशा और दिशा तय होनी है, और उससे पहले वसुंधरा राजे सिंधिया की मुलाकात ये बताती है कि संघ मोटे तौर पर यह मन बना चुका है कि गुजराती लॉबी से इतर जो है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया हो, उनके हाथ में कमान सौंपी जानी है। किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी इसकी भविष्यवाणी तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन गुजराती लॉबी को दबाने के नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सरकार और संगठन दोनों से बाहर करने के लिए कई दर्शक भक्त पूछ जाएंगे, भाई संगठन में कहां है? अरे संगठन और सरकार दोनों ही अमित शाह चला रहे हैं आजकल। आज भी बिहार भाजपा के नेताओं की बैठक बुलाई है, जो नीतीश कुमार ने अल्टीमेटम दे दिया, चिराग पासवान जिद पर अड़ गए, तो बिहार भाजपा के नेताओं की बैठक कोई अध्यक्ष साहब ने नहीं बुलाई है जेपी नड्डा ने, अमित शाह ने बुला ली है अपने आवास पर। पाठक जी, आपको मालूम होगा कि बीच में जो कार्यकाल बढ़ा था नड्डा जी का, उसके बाद कार्यकाल नहीं बढ़ा पा रहे हैं। जो उसका वायलॉज है, उस वायलॉज के मुताबिक एक लिमिट होती है कार्यकाल बढ़ने की, वो लिमिट क्रॉस हो चुकी है, अब केवल कागजों में रह गए। चुनाव आयोग उनका है, अगर चुनाव आयोग चाहे तो बीजेपी की वायलॉज के मुताबिक उनकी मान्यता पर खतरा आ जाएगा, लेकिन चाहे तब ना। और इसी पर्पज से जो बैठकें हो रही हैं वो अमित शाह ले लेते हैं, तो अमित शाह ही चला रहे हैं। अमित शाह माने भाजपा, भाजपा माने अमित शाह, मोदी माने प्रधानमंत्री। हाँ, इतना ही कहना है बस, नहीं कुछ नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे बीजेपी वाले कहते हैं मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। और आपने चूंकि ये तर्क छेड़ दिया तो मैं मैं 20 दर्शकों को सेकंड थोड़ा आपको सा, एक और बता दूं, 20 सेकंड आपको एक और बड़ी खबर बता दूं, क्योंकि दर्शकों तक पहुंच जाना चाहिए। मांस की दुकानें दिल्ली में बंद कराएंगे, लोनी में बंद कराएंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बंद कराएंगे, और झटका शॉप की दुकान बिहार में गिरिराज सिंह चलाएंगे। वो तो ब्रांड एम्बेसडर हो गए उनके, हाँ, वो तो और ब्रांड एम्बेसडर हो गए। गोवा में उनका बीजेपी का अध्यक्ष बीफ खाएगा, मणिपुर में खाएगा, नागालैंड में खाएगा। इस देश और की अगर जनता एक समझेगी कब? इस देश की जनता अगर एक समझेगी कब? अगर एक पत्रकार एक कार्यक्रम में सवाल पूछ ले कि भाई साहब आपके पास जो मंत्रालय है, इस मंत्रालय से बिहार को क्यों नहीं दिया आपने, तो कहते हुए निकल जाते हैं, क्या यार नेगेटिव सवाल पूछते रहते हो। तो विकास का सवाल पूछ ले तो नेगेटिव सवाल, दुर्भाग्य है बिहार का कि हमें ऐसे नेताओं को झेलना पड़ता है। लेकिन आपने जो बीजेपी के संविधान की बात कही उस पर मैं आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं। वसुंधरा राजे सिंधिया का पुनर्वास, राजनीतिक रूप से पुनर्वास, और पिछले कुछ दिनों के दौरान देखिए पर्ची पढ़वाई गई उनसे, पर्ची वाले मुख्यमंत्री बहुत पॉपुलर हो गए हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों के दौरान वो दिल्ली आई, नरेंद्र मोदी से भी मिली, अमित शाह से भी मिली, धौलपुर भी गई, और लगातार वो इस तरह के बयान दे रही है। एक कार्यक्रम में तो उन्होंने ये बयान दिया कि वनवास सभी के जीवन में कभी ना कभी आता है, लेकिन यह भी सच है कि वनवास आता है तो जाता भी है। और वसुंधरा राजे सिंधिया इस तरह की बातें लगातार बोलती रही हैं, इसलिए ये मुलाकात अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने भाजपा के संविधान की बात कही, थोड़ा सा दर्शकों को बता देता हूँ, मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है, और मैंने इस पर बहुत सारे वीडियो बनाए, मेरे कई सारे वीडियो डिलीट करवा दिए गए, जिसके बाद मेरे चैनल की रफ्तार थोड़ी सी कम हो गई थी, लेकिन ठीक है, हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे। वो तो जो ऊपर वाले ने नसीब में लिखा है वही होगा, और जो दर्शकों का प्यार हमें मिल रहा है वो तो मिलता रहेगा। मैं जरा बता देता हूं कि भाजपा ने न केवल नैतिकता तोड़ी,
न केवल अपना संविधान तोड़ा है, बल्कि उन्होंने चुनाव आयोग, देश के संविधान, जनप्रतिनिधित्व कानून को भी तोड़ा है। और कैसे तोड़ा है, ये देखते रहिए। बीजेपी का पहला सिद्धांत, एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद अमित शाह, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, जब वो केंद्र सरकार में मंत्री बन गए, एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का हवाला देते हुए अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। पहले जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद उनको पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया। तो जो कानून अमित शाह ने अपने ऊपर नियम लागू कर दिया था, जेपी नड्डा पे लागू नहीं है, वो 1 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया, मंत्री भी बने हुए, बीजेपी के अध्यक्ष भी बने हुए। तो ये तो सवाल हुआ नैतिकता का। अब कानून क्या है? भाजपा का संविधान ये कहता है कि एक बार चुनाव जीतने के बाद व्यक्ति 3 साल तक अध्यक्ष रहेगा। गडकरी के जमाने में नियम बदला गया था कि एक व्यक्ति लगातार 2 बार अध्यक्ष बन सकता है, तो 3+3 6 साल के लिए बनेगा, लेकिन दोबारा चुना जाना चाहिए। अब आते हैं में उनका कार्य, जून 2024 तक उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। जनवरी में ही 2023 में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन हुआ था। लेकिन जून 2024 के बाद उनका कार्यकाल कब बढ़ा, किसने बढ़ाया, कैसे बढ़ा? क्या भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक हुई? क्या राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई? क्या संसदीय बोर्ड की बैठक हुई? या अपने मन से उन्होंने मान लिया कि मेरा अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ गया? इसकी कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं है, कोई प्रेस रिलीज नहीं है कि जून 2024 के बाद वो अध्यक्ष कैसे बने हुए हैं। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया संसद के अंदर, तो अमित शाह हंसते हुए कह रहे हैं कि आप अपनी पार्टी में तो आप ही बनेंगे, हमारी पार्टी में तो करोड़ों सदस्य हैं, इसलिए समय लगता है। मतलब क्या एक एक सदस्य के पास जा रहे हैं क्या लिस्ट लेके? भाई एक एक सदस्य के पास जा रहे हो तभी तो टाइम लगेगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि अटल जी के दौर में, आडवाणी जी के दौर में, मुरली मनोहर जोशी के दौर में, जिनकी यात्रा इन्होंने निकाली थी नरेंद्र मोदी साहब ने, और जिस अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के दौर में नरेंद्र मोदी साहब को भी कई तरह की जिम्मेदारी गुजरात में मिली, फिर राष्ट्रीय स्तर पर मिली, राष्ट्रीय टीम में मिली, उस समय चुनाव नहीं होते थे क्या? मान लिया कुछ करोड़ ही वो होते होंगे सदस्य, लेकिन होते तो थे। तो आपने सब पर सवाल उठा दिया। कानून पर आ जाते हैं। चुनाव आयोग का नियम ये कहता है, जन प्रतिनिधित्व कानून का नियम ये कहता है कि एक बार अध्यक्ष चुने जाने के बाद कोई व्यक्ति अधिकतम 5 वर्ष तक ही पदाधिकारी रह सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, अधिकतम 5 वर्ष तक। वक्त कूद जाएंगे, सोनिया गांधी कितने साल रही, अखिलेश यादव कितने साल रहे, मायावती कितने साल से हैं, वक्त कूद जाएंगे। नीतीश कुमार कितने साल से हैं, वो भी कोई एक आध लोग आ जाएगा। जरा बता देता हूँ। चुनाव आयोग का नियम ये कहता है कि एक बार अगर आप अध्यक्ष चुने गए, अधिकतम 5 वर्ष रहोगे। चाहे पार्टी आपका कार्यकाल 2 साल का रखे, 3 साल का रखे, 4 साल का रखे, 5 साल का रखे, लेकिन पार्टी के संविधान के मुताबिक 2 साल 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, दोबारा चुनाव करा। लेकिन चुनाव आयोग ने अधिकतम लिमिट रखी है कि एक बार आप चुनाव जीत गए, 5 वर्ष तक रहोगे। जैसे ही 5 वर्ष एक दिन होगा, तो आपको दोबारा चुनाव करवाना पड़ेगा। मायावती पार्टी में दोबारा चुनाव करवा के अध्यक्ष चुनी जाती है, अखिलेश यादव फिर से चुनाव करवा के अध्यक्ष चुने जाते हैं, सोनिया गांधी बार बार चुनाव करवाकर अध्यक्ष चुनी गई। यहां तो दिक्कत है कि जनवरी 2020 में अध्यक्ष बनने वाले जेपी नड्डा का 5 वर्ष का अधिकतम टेन्योर जो चुनाव आयोग के अनुसार है, वो जनवरी 2025 में खत्म हो गया। अभी हम सब सितंबर 2025 में हैं, यानी जनवरी 2025, 20 जनवरी को बने थे, 21 जनवरी 2025 को कायदे से भारतीय जनता पार्टी का रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग को कैंसिल कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा चुनाव आयोग ने नहीं किया। तो उन्होंने अपनी पार्टी का संविधान, अपनी पार्टी की नैतिकता, अपनी पार्टी की मर्यादा और देश का संविधान, कानून, चुनाव आयोग, चुनाव राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण करने के, रजिस्ट्रेशन करने के नियम तमाम को धत्ता बता दिया। अब आते हैं बीजेपी के इस एजेंडे पर, मीटिंग पर। 3 दिवसीय आरएसएस की बड़ी मीटिंग, भविष्य का एजेंडा, 100 साल आरएसएस और आरएसएस का प्रभाव, आरएसएस की ताकत। अब तो हालत ये हो गई है कि मोहन भागवत साहब ने जैसे ही सरेंडर किया, जैसे ही मोहन भागवत साहब ने सरेंडर किया, यूपी में अखिलेश यादव को भी अब आरएसएस के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समर्थन में उतरना पड़ गया। क्यों? इधर दिल्ली में मोहन भागवत ने सरेंडर किया, यूपी में योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने बर्बरता पूर्वक डंडे बरसा दिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ये हालत हो गई। तो आरएसएस को पता है कि जल्द से जल्द अगर हमने इस गुजराती लॉबी का इलाज नहीं किया, तो फिर हमारे लिए दिक्कत है, हमारे लिए जो संकट है वो बढ़ता चला जाएगा। और वसुंधरा राजे सिंधिया की मोहन भागवत से मुलाकात इस मायने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, इस मुलाकात का कुछ मतलब तो निकले। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो तय हो,
इतनी बड़े जनमानस की पार्टी बन चुकी, सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है हर चीज के। चंदा चोरी का आरोप लगा, वोट चोरी का आरोप लगा, अब मिलावटखोरी का आरोप लग रहा है। और कौन खोल रहा है मिलावटखोरी? मोदी जी खोल रहे हैं। गडकरी खोल रहे हैं मोदी जी की। इस पूरे प्रकरण में वसुंधरा राजे से एक दिन प्रधानमंत्री की मुलाकात भी होती है, तो चर्चा चल पड़ी कि भजनलाल शर्मा हटेंगे। भजनलाल शर्मा साइलेंट मोड में हो गए। आपने कहीं राजस्थान के अभी चीफ मिनिस्टर का बयान कुछ नहीं देखा होगा। उन्होंने कहा जब हटना ही है तो हम क्यों सुने, हम क्यों कोई लफड़ा मोल ले, हमारे मुंह से बयान निकल जाए। अरे भैया हम तो तीसरी रो में बैठे थे, वहां से हमारे पास मैसेज आ गया था कि तुम्हें तीसरी रो में बैठना है मोहन यादव की तरह, और वहां से जब तुम्हारा नाम पुकारा जाए तो तुम उठ के मंच पर चले जाना। वसुंधरा राजे चिट्ठी पढ़ते पढ़ते फपक फपक कर रोने लगी। अब वसुंधरा राजे बीजेपी की अध्यक्ष बन जाए तो क्या मोदी और शाह को वक्स देंगी? और जब वसुंधरा राजे का नाम चल रहा था तो क्या योगी आदित्यनाथ ने बाबा बालकनाथ के लिए कम मेहनत की थी? तो क्या योगी आदित्यनाथ को वक्स देंगी? भाई बाबा बालकनाथ ने ही तो रायता फैलाया था। बाबा बालकनाथ ही और पूरी टीम दबाव केंद्र पर बनाई हुई थी कि बाबा बालकनाथ राजस्थान के मुख्यमंत्री बना दो, ताकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और राजस्थान में बाबा बालकनाथ, दोनों की सीमा मिलती है, दोनों एक संप्रदाय से आते हैं, नाथ संप्रदाय से, जलवाई जलवा हो जाएगा। तो ये सब चीजें वसुंधरा भूल पाएंगी। और जिस तरीके से 2013 से लेकर 2018 तक उनकी सरकार पर जो संकट बना रहा, प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो टेढ़ा मुंह करके बैठी रही, इधर उधर बैठी रही। 18 में सरकार चली गई, उसके बाद वो नेपथ्य में चली गई, और 23 में जब दोबारा वापसी हुई तो पहले तो वो निकल नहीं रही थी, फिर उनके हिसाब से टिकट भी बटे, लेकिन बाद में उन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला, और उन्हें यह कह के समझाया गया कि आपके समकक्ष के तीनों मुख्यमंत्री ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह, रमन सिंह का सब ठंडे बस्ते में चले गए, आप भी ठंडे बस्ते में चले जाओ। लेकिन संघ को लगा कि अगर भाजपा को बचाना है, संघ इस समय ये मान के चल रहा है कि भाजपा नहीं रही है, मोदी सरकार हो गई, मोदी की भाजपा हो गई, तो भाजपा जीवित रहेगी। आखिर एक दिन तो मोदी को हटना पड़ेगा, उम्र बढ़ रही है, एक दिन तो मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। उस समय भाजपा का क्या होगा, इसको संघ चिंता खाई जा रही है। संघ तो अपना 100 साल पूरे कर चुका, दशहरा पर 100 साल का अपना शतक का दशहरा मना लेगा, शतकी भाषण कर दिया, भाजपा कहां जाएगी? तो भाजपा बचाने के लिए किसकी जिम्मेदारी है? संघ की। तो संघ भाजपा को बचाएगा, इसलिए उसने 32 संगठन बुला लिए कि भाई भाजपा को बचाओ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ घटना घट गई, तो क्या मोहन भागवत खुश होंगे योगी आदित्यनाथ से? उन्हीं की पुलिस ने तो पीठ तोड़ी है। आपने प्रोग्राम किया, हलचल मच गई, हमारी खबरें जरूर छोटी होती हैं, हमारी खबरें जरूर कम दिखती हैं, भागे भागे गए। आपने कहा केशव प्रसाद मौर्य भी तो आते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, भागे भागे गए हैं देखने, बाइट दे दी, अभी 10 मिनट पहले ही बाइट आई है मार्केट में। हम कहते हैं कि छोटे जरूर हैं, लेकिन सरकार के लोग जानते हैं कि अगर इनकी खबर कितनी रोकने का प्रयास करोगे, वीडियो डिलीट करा के, सिस्टम में लगा के, कभी किसी एक बड़े चैनल से कॉपीराइट दिला के, कितना रोकोगे? एक तबका है जो अंधभक्तों का कहा जाता है, वो आएगा अभी गालियां देने लगेगा कि लो एक और नया रायता फैलाए। अरे मोहन भागवत और वसुंधरा राजे की मुलाकात हुई, खबर है, ये मेरे कहने से थोड़ी हो गई। अब मुलाकात हुई तो उनसे पूछो उनने क्या लिखा है, मैं तो अपना आकलन बता रहा हूं। अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग पिटे, पूछा होगा केशव प्रसाद मौर्य से, आप क्यों नहीं गए? वो बसपा वाले पूर्व नेता कैसे चले गए? यही तो पूछ लिया था संतोष पाठक ने कि बसपा की पृष्ठभूमि से आने वाला आदमी तो देखने गया, जाना पड़ा। अब कुल मिला के इस 40 घंटे बाद जो तैयारी है, 3200 संगठनों से जानकारी ली जाएगी कि सत्ता कैसी चल रही है, सत्ता में तुमको कुछ हिस्से में मिला कि नहीं मिला, 11 साल में तुम्हारे हाथ कुछ आया कि नहीं आया। ये सब बातें पूछने के लिए जोधपुर बुलाया गया सबको। वहां जेपी नड्डा की भी क्लास हो सकती है कि भैया तुम तो ऐसे अध्यक्ष बने हो, कोई पद ही नहीं छोड़ रहे हो, न रिन्यूअल करा रहे हो, न हट रहे हो। एक पद, एक व्यक्ति तुम्ही ने धता बता दिया,
तुम्हें 1.25 साल तो स्वास्थ्य मंत्री बने हो गए। आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह ने जैसे ही शपथ ग्रहण की 2014 में, तत्काल उन्होंने इस्तीफा दिया, अमित शाह को अध्यक्ष बना दिया गया। अमित शाह ने तत्काल इस्तीफा दिया, गृह मंत्री बने और जेपी नड्डा अध्यक्ष बना दिए गए। तो नड्डा के लिए ऐसा कौन सा कानून बन गया कि अब तो 1.5 साल होने जा रही है, धीरे धीरे 1.25 साल तो हो चुकी। तो ऐसे में बीजेपी का क्या होगा, यह चिंता संघ को खाई जा रही है और इस पर चर्चा ही नहीं है। और ये बार बार मोदी जी बता चुके हैं, ये तो अमित शाह के सबसे खास सांसद निशिकांत दुबे ने बता दिया कि दिल्ली में किसी के लिए सीट खाली नहीं है। पहले तो अभी मोदी जी नहीं हटा पा रहा है कोई भी, और मोदी जी अगर रिप्लेस होते हैं तो अमित शाह तैयार है। योगी आदित्यनाथ जी, आप उत्तर प्रदेश में अपनी कुर्सी बचाए रखो तो ठीक है, ये बात शिवराज सिंह समझ गए, तो चुपचाप आके उन्होंने कृषि मंत्रालय अपना ज्वाइन कर लिया और वो बोलबाल नहीं रहे हैं इस समय। कह रहे हैं मिल जाए अध्यक्षी तो ठीक है और ना मिल जाए तो ठीक है। अगर बोले बाले तो धीरे धीरे 75 नजदीक आ रही है, फिर तो कहीं के नहीं रहेंगे। और इस समय शाह खेमा बहुत ताकतवर है, मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी में ताकतवर है। सत्ता ताकत का केंद्र बिंदु होती है, केंद्र बिंदु वही है, वहीं से ट्रांसफर, वहीं से पोस्टिंग, वहीं से नाम, वहीं से निर्माण, वहीं से अवरोध। तो जब सब हाथ में एक में हो, संतोष पाठक, फिर हम और आप करोगे क्या, खबरें ही तो पढ़ सकते हो। और उसमें हमारी मीडिया का पुट जुड़ गया हो, एक तो सब्जी अच्छी बनी हो, फिर उसमें हींग का बघार और लगाओ, टेस्ट तो बढ़ ही जाता है। यही राजनीति का टेस्ट बढ़ा हुआ है कि अगर विपक्ष का प्रवक्ता आ जाएगा तो सत्ताधारी दल का एंकर उसे कूद कर ऐसे पकड़ लेगा कि इसकी कुश्ती मुझसे होनी है। मैं तो धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जितना आपका प्रवक्ता पक्ष नहीं रख पाता है, उतना एंकर लड़ लेता है। उसे पता है कि मोदी जी शिव जी, शिव जी, एक बात बड़े वो है कि जो मुर्गा लड़ाई शुरू की गई थी ना टीवी पर डिबेट्स को लेकर, क्योंकि मैं टीवी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो रहा हूं, तो मैं जरा दर्शकों को बता देता हूं कि एक आधे घंटे का प्रोग्राम बनाने के लिए प्रोड्यूसर होगा, असिस्टेंट प्रोड्यूसर होगा, कोई स्टोरी लिखेगा, कोई स्टोरी कटवाएगा, रिपोर्टर उस स्टोरी के लिए इन्फो जुटाएगा, उसके लिए बाइट लिया जाएगा, ग्राफिक्स बनाया जाएगा। तो इसमें कुल मिलाकर 10-12 लोगों की मेहनत, यानी रिपोर्टर, कैमरामैन, ड्राइवर से लेकर ऑफिस में बैठे हुए वीडियो एडिटर, प्रोड्यूसर, असिस्टेंट प्रोड्यूसर, रन डाउन प्रोड्यूसर, इन सब की मेहनत होगी। तो आधे घंटे का एक बुलेटिन निकालने के लिए 10 से 12 लोगों की जरूरत है। टीवी चैनलों ने सोचा, मालिकों ने सोचा कि खर्चा कम करना है, तो 1-2 घंटे का डिबेट का प्रोग्राम शुरू किया रात में। कोई 7 से 8 करता था, कोई 8 से 9 करता था। ये रात में शुरू हुआ। बाद में छटनी करते गए, लोगों को निकालते चले गए। ये बड़ा अच्छा धंधा सोच लिया उन्होंने कि रात को क्यों करो, सुबह 7 बजे से डिबेट में बिठा देते हैं, 4 मुर्गों को बिठाओ, मुर्गों को लड़ा लो। तो मुर्गों को लड़ाते रह गए। अब आपको 4 मुर्गों को बिठा दो, 1 घंटे तक लड़ा दो। आपको कोई शो बनाने की जरूरत नहीं, प्रोड्यूसर बैठ के बजाओ, इकलौता है, वो भी बेचारा क्या करेगा, इकलौता है, उसको रन डाउन भी चलाना है, बाकी सब चीजें भी चलानी है, तो वो भी मजे में, मालिक भी मजे में कि खर्चा कम हो रहा है। और पत्रकारिता तो खैर गंगा मैया में जा ही रही है, तो पत्रकारिता तो डूबी रही है। और उस बीच में अब नई चीज आ गई, एंकरों को बड़ा दायित्व दे दिया गया, खबर नहीं पढ़नी है अब सिर्फ उनको, अब उनको बीजेपी के प्रवक्ताओं को भी डिफेंड करना है, क्योंकि इतने निकम्मे बीजेपी के प्रवक्ता हो चुके हैं कि वो अपने दम पर, अकेले अपने दम पर अपनी सरकार को डिफेंड नहीं कर सकते। तो अब उनको एक राजनीतिक विचारक के नाम पे चाहिए। चैनल के संपादकों को चैनल के गेस्ट कोऑर्डिनेटर पे कैसे प्रेशर डाला जाता है देखिए, एक बीजेपी के प्रवक्ता हो जाते हैं, एक कोई सहयोगी दल के प्रवक्ता आ जाते हैं, जैसे चिराग पासवान साहब की पार्टी के आ जाते हैं। चिराग पासवान साहब की पार्टी के प्रवक्ता तमाम राष्ट्रीय मुद्दों पर आ जाते हैं, तमाम राष्ट्रीय मुद्दों पर आ जाते हैं। चिराग पासवान की पार्टी कहां तक है, आजकल मैं देख रहा हूं कि जयंत चौधरी की पार्टी के प्रवक्ता भी आ जाते हैं। तो एक दो लोग तो ये हो जाते हैं, एक राजनीतिक विश्लेषक या आरएसएस विचारक के नाम पर आ जाते हैं, और रही सही कसर एंकर पूरी कर देते हैं। और दूसरी तरफ होते हैं क्या है, एक कांग्रेस के, एक आरजेडी के, और उसमें भी आरजेडी की जो महिला प्रवक्ताएं हैं, उन तीनों लड़कियों को एक तरह से बैन कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये अकेले डिफेंड नहीं कर पा रहे, सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। प्रधानमंत्री जी की माता का अपमान है, माता माता होती है, तो फिर राहुल गांधी की माता का अपमान अपमान क्यों नहीं? शशि थरूर की पत्नी का अपमान, महिला का अपमान क्यों नहीं?
और जितने लोगों के साथ नरेंद्र मोदी फोटो खिंचवाते, बिहार का राष्ट्रीय जनता दल ने डाल दिया कि बिहार गया, जो नेता उनकी अगवानी कर रहा था, जो नेता उनका जो स्वागत कर रहा था, उस नेता ने एक महिला प्रवक्ता के बारे में क्या बयान दिया, किस तरह का बयान दिया। सोशल मीडिया पर गाली गलौज करने वाले लोग बड़े गर्व से लिखते हैं, फॉलोड बाई पीएम नरेंद्र मोदी। अरे भाई, कौन है आपकी टीम में बैठा हुआ जो ऐसे गाली गलौज करने वाले लोगों को फॉलो करता है ट्विटर पर? कौन है, बताओ तो सही। तो बीजेपी के प्रवक्ता डिफेंड नहीं कर पा रहे, तो मीडिया की हालत तो खैर छोड़ ही दीजिए। भागवत साहब के सामने दिक्कत यह है कि वो विदा होने से पहले एक नई भाजपा खड़ी करना चाहते हैं। जो गलती उनसे हुई वो गलती सुधारना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल तो गुजराती लॉबी हावी है। अब वो शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात में क्या कुछ निकाल पाए थे, और वसुंधरा राजे सिंधिया से मुलाकात में क्या कुछ निकल पाया, और 5, 6, 7 जो 3 दिन अखिल भारतीय समन्वय बैठक होने जा रही है, उससे मोहन भागवत क्या निकाल पाएंगे, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि मेरे व्यक्तिगत तौर पर कहूं तो मोहन भागवत कुछ कर पाएंगे, कुछ निकाल पाएंगे। अब मेरी वो उम्मीद, मेरी वो आशाएं कम से कम खत्म हो गई। चलिए, आशा ही एक उम्मीद है, उम्मीद ही एक आशा है, और आशा के ऊपर ही ये पूरी अभिलाषा है। बने रहें और देखते रहें। जैसे जैसे ये अपडेट मिलेगा बैठक का, हम और संतोष पाठक जी, शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल स्पेशल कवरेज न्यूज और संतोष पाठक ऑफिशियल पर आपको तत्काल देते रहेंगे। आप लगातार हम लोगों को वॉच करिए, वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, आगे बढ़ाइए, चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। संख्या बल का खेल है, अगर दबाव बढ़ा तो आज केशव प्रसाद मौर्य एबीपी के लोगों से मिलने गए हैं, कल आपसे मिलने आपके राज्य के मुख्यमंत्री आएंगे, आपसे मिलने आपके डिप्टी सीएम आएंगे। चिंता न करिए, हिम्मत और हौसला रखिए, क्योंकि हम किसी को बचाव नहीं करते हैं, हम सवाल करते हैं, और सवाल करना हमारा नैतिक धर्म नहीं है। ये हमें सिखाया गया, ये पढ़ाया गया, ये बताया गया, ये नैतिक जिम्मेदारी है, और वही जिम्मेदारी निभा रहे हैं हम। कुछ अपना दायित्व निभा रहे हैं, हम कोई नया नहीं कर रहे हैं। और दायित्व अगर ईमानदारी से मीडिया निभा दे, मैं वादे के साथ कह रहा हूं कि 20 दिन के बाद आधे भाजपा के नेता इस्तीफा देते नजर आएंगे, जवाब नहीं है किसी के पास। इसी के साथ संतोष पाठक जी से विदा लूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।